हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का ये सेशन नंबर 2 है एनसीईटी पीवाईक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईटी 2025 इंग्लिश लिटरेचर पेपर ऑफ शिफ्ट 1। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनसीईटी एग्ज़ाम में इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं। एक का कोड है इंग्लिश लिटरेचर, एक का कोड है इंग्लिश कम्युनिकेशन। हालांकि आपको तो कोई एक ही इंग्लिश का कोड चूज़ करना है, बट ये जो 2 पेपर हो जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि दोनों पेपर में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम इनके पेपर सॉल्व करेंगे, यू विल इजीली गेट द आइडिया कि दोनों पेपर के जो फोकस टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। बहुत ही डिटेल में हर एक वर्ड के मीनिंग के साथ इन पेपर्स को हम लोग समझने वाले हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्यूशन का, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी पेपर होगा मोस्टली वो स्टार्ट होता है एक पैराग्राफ से, राइट। ये पैराग्राफ बहुत ही इजी होते हैं एनसीईटी एग्जाम में। डायरेक्टली आप देख करके आंसर दे सकते हैं, इतने इजी होते हैं। दैट मीन्स ये 5 to 6 लेवल के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो इस पैराग्राफ को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस है दैट इज ग्रामेटिकल पार्ट, उस पर हम आएंगे। ओके, सो दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 5 से एक पैराग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इस पर्टिकुलर पेपर में 4 क्वेश्चन थे जो पैराग्राफ से थे, तो 5th से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ लुक इट हियर। अच्छा, ये पैराग्राफ के बाद जो कुछ बचता है वो 2 चीज़ें हैं। एक आपका वोकेबलरी पार्ट और दूसरा आपका ग्रामेटिकल पार्ट। ठीक है, पूरा पेपर फिर उसी पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज अ सुइटेबल एंटोनिम। एंटोनिम मतलब कि अपोजिट फॉर द वर्ड रीसेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सो ऑब्वियस सी बात है, रीसेंट का अगर आपको मीनिंग पता होगा, है ना, रीसेंट का मीनिंग पता होगा तभी आप इसका अपोजिट बता पाएंगे। और ना सिर्फ रीसेंट का, यहाँ पर ऑप्शन में जो वर्ड दिए हुए हैं उनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो एक्चुअल में रीसेंट का मतलब ये है कि टेकिंग बैक, वापस ले लेना, है ना, रिवोक। सो रीसेंट, रिवोक, रिनाउंस एंड डिस्कार्ड, ये एक्चुअली में सेम मीनिंग है। ठीक है, आपसे पूछा है एंटोनिम मतलब कि इसका अपोजिट, तो एक ही वर्ड बचता है, दैट इज अ डेलीगेट। डेलीगेट क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम स्पेसिफिक वर्क असाइन करते हैं। हालांकि ये रिसेंट से डायरेक्टली एंटोनिम नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, एंटोनिम है ही नहीं डेलीगेट, बट रिसेंट से इसका मीनिंग अलग है। समझ रहे हो बात को? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। रिवोक, रिनाउंस और डिस्कार्ड का मीनिंग जो है वो रिसेंट से मैच करता है, तो ये तीनों सिनोनिम हो गए। जो एक बचा वो क्या हुआ? एंटोनिम हो गया इसका। ठीक है, तो आंसर इज डेलीगेट। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड from the option provided which means a serious drama with a sorrowful and disastrous conclusion. Okay, so आपको ये बताना है कि एक सीरियस ड्रामा है जिसमें दुख हो, है ना, और उसका जो एंड पार्ट हो वो भी दुख भरा ही हो। ठीक, तो ये तो आप जानते हैं, ट्रेजेडी जानते हो ना, ट्रेजेडी बोले, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, बड़ी ट्रेजिक फिल्म थी यार, है ना, बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मतलब ट्रेजेडी हो गई मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसका एंड बड़ा दुख भरा था। ठीक, कॉमेडी आप सभी जानते हैं, हास्य होता है उसमें। ठीक, फिर यहाँ पर देखो ये वर्ड है सिम्फोनी। तो पहले तो आंसर नोट कर लो इसका आंसर है ट्रेजेडी। ओके, आंसर इज ट्रेजेडी। बट आपको दूसरी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। कॉमेडी तो आपको पता है कि जिसमें हंसी हो, मजाक हो, है ना। फिर ये है सिलिलक्यू। सिलिलक्यू क्या मतलब हुआ? सिलिलक्यू का मतलब होता है, यहाँ पर आप स्टेज पर खड़े हुए हैं और एक सोलो स्पीच दे रहे हैं। आपने ऐसे ड्रामा देखे होंगे जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है
और कुछ बातें बोल रहा है या किसी कैरेक्टर में रह कर के बातें बोल रहा है ना, दैट इज अ soliloquy. And symphony is a long piece of music, long piece of music. ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस, ओके, चलो. सो है ना, soliloquy क्या है, ये आएगा आगे भी, इसका मीनिंग पूछा जाएगा. आई थिंक शिफ्ट 2 में भी ये सेम वर्ड रिपीट हुआ है. ओके, सो ये भी देखा गया है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम रहे हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में. ओके, सो आप लिखते जाना जो जो मीनिंग मैं बताती जा रही हूँ. ओके, नाउ चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ओके, तो आपको करेक्ट एक्टिव फॉर्म चूज करना है ऑफ दिस सेंटेंस. इट इज सेड दैट ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड. ओके, तो इसका क्या होगा सही आंसर, आपको एक्टिव फॉर्म बताना है, ये पैसिव में है. ठीक, ओके. सो इट इज सेड दैट, इट इज से कॉमन में लेकर के आना है. सो अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड इज रिलेटेड टू हिम, ये तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा है. इट इज बीइंग सेड दैट, ये अगेन पैसिव फॉर्म ही हो गया है. ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड, ये भी एक्टिव फॉर्म नहीं है. इट है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन में लेने के लिए दे से दैट ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड. सो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा. ठीक है, अगर आपने अभी तक एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं तो इन्हें ज़रूर पढ़ें, और अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ अपने कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं. ओके, ओके. नाउ दो द कमिटी डैश, यहाँ पर आपको फिल करना है, डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, इट हैज़ इश्यूड द फाइनल रिपोर्ट. Okay, now the committee is what? Committee is what? Committee is a group noun, है ना, जिसको हम collective noun कहते हैं. Committee is a group of people. Okay, now यहाँ पर देखिए, committee is a collective noun. So collective noun को हम single consider करते हैं, तो यहाँ पर are और हैव का ऑप्शन तो वैसे ही हट जाना है. अब बचता है इज एंड आर, इज एंड वॉज, राइट, इज एंड वॉज. नाउ हमने एक कंडीशन अपनी क्लास में पढ़ी है कि जब भी हम एक कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर, वहाँ पर कहीं उनका डिसएग्रीमेंट होता है तो उस पॉइंट पर हम क्या कंसीडर करते हैं, उन्हें प्लूरल, क्योंकि वो जो ग्रुप है अब दो पार्ट में बढ़ चुका होता है. कुछ लोगों का कुछ मानना है और कुछ लोगों का कुछ मानना है ना. तो दैट कमिटी हैज़ बीन ब्रोकन नाउ, वही इसमें कह रहा है, डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट. ओके, इट हैज़ इशूड द फाइनल रिपोर्ट. अब इशूड है, यहाँ पर पास्ट की भी बात हो रही है तो इज भी हट जाएगा. अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर वर आना चाहिए था. वाई? बिकॉज कमिटी हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन अ माइनर पॉइंट, ये रूल है, बट ऑप्शंस में नहीं दिया गया है. सो द बेस्ट सुटेबल आंसर इज गोइंग टू बी द वॉज. ठीक है, तो वॉज जो है हमारा सही आंसर होगा. तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं. ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो साइमल्टेनियसली मतलब कि साथ साथ जो कोई काम चलता हो, है ना. सो साइमल्टेनियसली, दैट इज द राइट स्पेलिंग. ओके, बस स्पेलिंग पूछी थी आपसे यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बुक इग्नाइटेड माइंड. इग्नाइटेड माइंड नाम की बुक किसने लिखी है? सभी को पता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बुक लिखी है. ठीक है, नेक्स्ट, अ लेटर दैट इज सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम
इज कॉल्ड ए और एन। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एक लेटर जो बहुत सारे लोगों को एक सेम टाइम पर भेजा गया हो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे नोटिस कहते हैं, क्या उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, लेटर टू द एडिटर कहते हैं, या सर्कुलर कहते हैं? उसे कहा जाता है सर्कुलर, है ना। जैसे अपनी एनसीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पर, तो आपने नीचे देखा होगा कि वहाँ पर लिस्ट दी हुई होती है किन किन लोगों को ये सेंड करना होता है, तो दैट इज़ नाउ कॉल्ड, एक नोटिस तो वो है ही, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो भेजा जाना है तो हम उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ लेटर हेड इन अ फॉर्मल लेटर? एक फॉर्मल लेटर जो होता है उसमें लेटर हेड का पर्पस क्या होता है? तो आप अपने स्कूल में जिसमें पढ़ रहे हैं, या हो सकता है आप किसी कॉलेज में भी हों, या आपने डॉक्टर का पर्चा भी देखा होगा, डॉक्टर का लेटर हेड देखा होगा ना, यहाँ पर कहीं एक लोगो बना होता है उनका, यहाँ पर डॉक्टर का नाम वगैरह लिखा होता है। ऐसे आपके स्कूल का भी एक लेटर हेड होगा, उस पर प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है। तो वही पूछ रहे हैं कि लेटर हेड का पर्पस क्या है। इट इज़ यूज्ड एज अ डेकोरेटिव बॉर्डर, it includes sender address and contact information, it indicates the urgency of the letter, it showcases the accomplishments of the sender, accomplishment के उसने क्या क्या अचीव कर लिया है। डॉक्टर, यहाँ पर अगर आप एक तरफ साइड में देखेंगे तो डॉक्टर की डिग्री वगैरह भी लिखी होती है वहाँ पर, है ना। जो डॉक्टर का लेटर हेड होता है उसको हम प्रिस्क्रिप्शन भी कहते हैं अगर उस पर दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। ओके, सो द मेन पर्पस ऑफ व्हाट, इट इंक्लूड्स सेंडर्स एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये होता है। तो बार बार उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि किसी संस्था का जो फॉर्मल, संस्था को कई बार लोगों को लेटर लिखना होता है तो वो अपना लेटर हेड बनवा लेते हैं, है ना, उसी पर वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं या रिक्वेस्ट जो भी कुछ उन्हें करनी है। ओके, नाउ replace the underlined part in which the sentence with the most appropriate expression from the options given below. He shifted abroad with a view to enrich his knowledge. To enrich his knowledge. ओके, सो ये वाला पार्ट है एक्चुअली में, ये अंडरलाइन है, इसको आपको बोला है कि इसको सही करना है, करेक्ट, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन चूज करना है। ही शिफ्टेड अब्रॉड, वो अब्रॉड विदेश चला गया, शिफ्ट हो गया, विथ अ व्यू, इस सोच के साथ कि उसका नॉलेज इनरिच हो, ठीक है, हो चुका है, इनरिच्ड तो नहीं आएगा, तो ये पार्ट गलत है। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, विथ अ व्यू टू इनरिचिंग हिज नॉलेज, है ना। ये तो कॉमनली जो हम बोलते हैं उससे भी, जस्ट अ सेकेंड, अरे यार, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा गया है आपसे यहाँ पर दैट, जस्ट अ सेकेंड, choose the correct passive form of the following sentence from the options given below. ओके, पैसिव फॉर्म बताना है, करेक्ट पैसिव फॉर्म, मतलब ये एक्टिव में है, आपको नीचे से जो 4 ऑप्शन है उनमें से पैसिव, वो भी करेक्ट पैसिव आइडेंटिफाई करना है, ये एक्टिव है अपना। Everyone had warned me about the weather before I went to Scotland. ठीक है, कि सबने मुझे वार्न किया था मेरे स्कॉटलैंड जाने से पहले, किस चीज़ के बारे में वार्न किया था, वार्न अबाउट द वेदर, वहाँ के मौसम के बारे में। ओके, सो आई वॉज वार्न, नो, देखो यहाँ पर क्लियरली चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, पास्ट परफेक्ट है, हैड वॉर्न क्या बताता है कि पास्ट परफेक्ट है, तो ये क्या होगा, पास्ट हैड बीन हो जाएगा सबसे पहली चीज़, है ना, हमें पता है क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना, पास्ट पार्टिसिपल। सो आई वॉज तो नहीं होगा, सीधे से आंसर दिखाई दे रहा है
सेकेंड नंबर, आई हैड बीन वॉर्न्ड अबाउट द वेदर बिफोर आई वेंट टू स्कॉटलैंड. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस से हमें इसको चेंज करना है. जब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हैड बीन लगता है और पास्ट पार्टिसिपल आता है, ये हमें पता है. ठीक है. नेक्स्ट, अ पर्सन हु एग्जिबिट्स courage, fearlessness, is not afraid of danger or difficulties is defined as. तो ये एक डेफिनेशन दी हुई है कि भाई वो इंसान जो fearless हो, जिसमें courage हो, जो किसी चीज़ से डरता ना हो, ठीक है, उसे हम किस तरह का एक्सप्लोरर कहते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एक्चुअली इंट्रेपिड एक्सप्लोरर. निर्भीक जिसको हम कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं, निर्भीक. ठीक है, वही है ये. अच्छा रुको जरा, निर्भीक. ठीक है, इंट्रेपिड. नाउ व्हाट अबाउट द अदर, इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल का मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन विथ बैड बिहेवियर. बैड बिहेवियर पर्सन. ठीक है, आप ओ आर लगाते हैं या ओ यू आर लगाते हैं, वो ब्रिटिश और उस पर डिपेंड करता है. बिहेवियर पर्सन. ठीक. देन इरिक्सम. इरिक्सम इज इरिटेटिंग. इरिक्सम इज इरिटेटिंग पर्सन. ओके. नाउ इररेजिस्टिबल. इररेजिस्टिबल का मतलब क्या हुआ, अत्यंत आकर्षक. ठीक है, इररेजिस्टिबल यार बोलते हैं ना, ही इज़ हैविंग इररेजिस्टिबल पर्सनैलिटी, मतलब अगर वो सामने है. ठीक है, सो हो सकता पर्सनैलिटी इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स. हर बात सिर्फ लुक्स की नहीं हो रही, पर्सनैलिटी इज सम ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, पर वो है ऐसा कि उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते. सो इररेजिस्टिबल. ठीक है, ओके. तो समझ में आई बात. इसका आंसर क्या है, निर्भीक, इंट्रेपिड. ओके. Then where should a subscription be written in a formal letter? Where should a subscription be written in a formal letter? तो यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब आप अपने लेटर की बॉडी को कंक्लूड कर देते हैं, है ना, थैंक यू, प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, इस तरह का लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं ना यूअर्स फेथफुली. ठीक है, ट्रूली यूअर्स, वो सब्सक्रिप्शन है. वो क्या है, सब्सक्रिप्शन है. सो वेयर शुड अ सब्सक्रिप्शन बी रिटर्न इन अ फॉर्मल लेटर, बिफोर द सब्जेक्ट, आफ्टर द डेट, नो. ऑन द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर, बिफोर द डेट, नो. आफ्टर कंक्लूडिंग लाइन एंड बिफोर द सिग्नेचर, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ऑब्वियस सी बात है, कंक्लूडिंग लाइन के बाद, है ना, जैसे हम लिखते हैं योर्स फेथफुली. ठीक. नेक्स्ट, ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है. ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है कब लिखते हैं, हम अपने लेटर की जो मेन बॉडी है उसको क्लोज करने के बाद. नाउ चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बताना है. ठीक है, देखिए जरा. शी सेड शी वॉन्ट ईट इट नाउ बट वी मे हैव इट फॉर लंच टुमारो. पर हम इसे कल लंच के लिए रख सकते हैं. इसका मीनिंग ये हुआ. ओके. सो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच को आपको चेंज करना है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी होंगी. नाउ कैसे चेंज होगा, वॉन्ट कैसे चेंज होगा, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. नाउ सो लुक एट हियर, वॉन्ट का क्या हो जाएगा, वुडंट. ठीक है, ठीक. नाउ का क्या हो जाएगा, देन. ठीक. टुमारो का क्या होगा, टुमारो. द नेक्स्ट डे. ठीक. मे का क्या हो जाएगा, मे भी है इसमें, मे, हाँ, मे का माइट हो जाएगा.
ओके, सो शी सेड दैट वी की जगह क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा दे, है ना. सो शी सेड दैट दे वॉन्ट eat it then, but they might have it for the lunch the next day. So the answer is going to be the first one. She said that they won't eat it then, but they might have it for lunch the next day. ठीक है. वैसे तो आप एक दो टुमारो को भी मैच कर लेते तो सीधे आपको आंसर मिल जाता. कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, सीधे सीधे हैं एकदम. ओके, नेक्स्ट. अ प्लेस वेयर अ क्रॉनिकली इल पेशेंट्स रिक्यूपरेट इज कॉल्ड. रिक्यूपरेट मतलब कि जहाँ पर रिकवरी के लिए रखा जाता है ना, रिकवरी के मोड में अगर कोई पेशेंट हो तो वो पेशेंट्स रिक्यूपरेट इज कॉल्ड. तो ऐसी जगह जहाँ पर कोई लंबी बीमारी के बाद पेशेंट्स को रखा जाता है, जहाँ पर वो रिकवर करता है, ओके, उसका नाम क्या है? सो दैट इज अ सैनेटोरियम. Sanatorium is a hospital or a place where the patient having a chronic disease, बहुत लंबे समय से अगर किसी कोई बीमारी है और वो रिकवर कर रहे हैं, उसका इलाज हो चुका है बट रिकवरी मोड में है, ठीक है, तो वहाँ पर सैनेटोरियम में उनको रखा जाता है. सोलेरियम क्या है? एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सोलर मतलब कि धूप आती है ना. एक्वेरियम आप सभी को पता ही है, जहाँ पर आर्टिफिशियल marine system, and podium is a small stage, ये सभी को पता है. Okay, now the police have been looking for me 4 days. अब जब भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस की बात की है कि कहाँ पर since आएगा, कहाँ for आएगा, since is point of time की बात करता है ना, एंड फॉर इज फॉर ड्यूरेशन. ठीक, सेंस किसकी बात करता है? पॉइंट ऑफ टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम, डेट, दिन आपको बता दिया गया हो. और फॉर किसके लिए यूज करते हैं? ड्यूरेशन के लिए. तो ये ड्यूरेशन है कि 4 दिनों से पुलिस ढूंढ रही है ना. सो ऑब्वियस सी बात है कि आएगा यहाँ पर फॉर आने वाला है, राइट. चलो नेक्स्ट. Choose a suitable synonym for the word. कहाँ गया भाई? हाँ, choose a suitable synonym for the word ostrich from the options given below. ostrich, ठीक है भाई, क्या मीनिंग होगा इसका? आपको सिनोनिम बताना है. ये आप तभी बता पाएंगे जब इन वर्ड्स के भी आपको मीनिंग पता हो, ठीक है. सो ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग एक्चुअली ये होता है कि हम किसी को मना कर दें अपने ग्रुप में आने से, ठीक है. सो मना कर दें, मना करने एडजस्टमेंट तो नहीं होगा, है ना. हमसे सिनोनिम पूछा है, तो जब हम मना कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं किसी को अपने ग्रुप में आने से, तो एडजस्टमेंट जैसी चीज़ तो वहाँ नहीं होगी, ठीक है. इमर्ज भी मिला लेना होता है, तो ये भी नहीं होगा. टॉपल और एक्सक्लूड, अब आपको एक्सक्लूड का मीनिंग पता होगा. एक्सक्लूड मतलब छोड़ देना, निकाल देना, है ना. तो टॉपल भी जो है वो सेम मीनिंग, वो डिफरेंट होता है. एक्सक्लूड जो है वो इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा, ठीक है. एक्सक्लूड, निकाल देना. ऑस्ट्रेसाइज मतलब निकाल देना, मना कर देना अपने ग्रुप में लेने से किसी को, ठीक है. नेक्स्ट. वन और द अदर ऑफ दीज फेलो डैश स्टोलन द वॉच. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वन, या तो इस वन और द अदर, या तो इसने या किसी और ने, ऑफ दोज फेलोज, उनमें से इसने या किसी और ने क्या किया है? मेरी वॉच चुरा ली है. तो अब देखो यहाँ पर बात हो रही है
चुराई तो किसी एक ने है, वन और द अदर, या तो इसने या फिर किसी और ने, सिंगुलर की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टोलन द वॉच। तो क्या होगा यहाँ पर, और स्टोलन है, पास्ट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इज और आर में से तो कुछ भी नहीं आने वाला है ना। हैज हैव की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हैज आएगा, किसी एक की, सिंगुलर की बात हो रही है। हैज स्टोलन द वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है that is choose the correct direct speech of the following sentence from the options given below। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, the chairman said that it gave him great pleasure to be there that evening। इसका करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म आपको चूज करना है। सो चेयरमैन सेड इट गिव्स हिम ग्रेटेस्ट प्लेजर। अब ग्रेटेस्ट तो यहाँ देखो अपने आप ही इन्होंने डिग्री चेंज कर दी है, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाएगा। द चेयरमैन सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। द चेयरमैन सेज I am pleased to be here this evening. The chairman told I am delighted to be here this evening। अब अगर आप नीचे के दो सेंटेंस देखेंगे तो इसमें तो वर्ड्स को ही चेंज कर दिया गया है टोटली, राइट। सो ये दोनों भी सही नहीं होंगे। देखो यहाँ पर द चेयरमैन सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, ओके तो हिम का क्या हो गया है, हिम का यहाँ पर कर दिया गया है मी। हिम देखो यहाँ पर इट गेव मी का क्या हो गया, गिव मी, राइट। प्लेजर टू बी देयर, देयर का क्या हो गया यहाँ पर चेंज, हियर, ठीक है, और दैट इवनिंग का क्या हो गया, दिस इवनिंग। तो ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पैराग्राफ की। सो पैराग्राफ में जैसा कि मैंने आपको कहा डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। पैराग्राफ समझाने में मैं अभी समय नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर बार अलग पैराग्राफ आएगा, सेम तो रिपीट होने वाला नहीं है। सो लेट अंडरस्टैंड कि कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर जो एक एमा नाम की जो लड़की है वो है मरीन बायोलॉजिस्ट। सो मरीन बायोलॉजिस्ट है और सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर ये पूछा गया है, व्हाट इज एमाज प्रोफेशन। सो शी इज अ मरीन बायोलॉजिस्ट, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट डिड एमा कंक्लूड was necessary to save the reef। रीफ को सेव करने के लिए क्या ज़रूरी है। सो ग्लोबल एक्शन एंड सस्टेनेबल चॉइसेस आर नेसेसरी टू सेव द रीफ, ठीक है, ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है। एमा न्यू दैट द रियल चेंज रिक्वायर ग्लोबल एक्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में दिया गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाज रिसर्च इन कोलैबोरेशन विथ अदर साइंटिस्ट लेड हर टू डिस्कवर दैट। एमा ने जो अपनी रिसर्च दूसरे साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में करी उससे उसने क्या डिस्कवर किया, शी डिस्कवर्ड सम कोरल स्पीशीज वेयर रेजिस्टेंट टू हीट। ये भी एक ऐसी रीफ की कोरल स्पीशीज उसको मिली जो हीट रेजिस्टेंट थी। कैसी थी, हीट रेजिस्टेंट थी। सो यहाँ पर भी शी रिकॉर्डेड द वाटर टेम्परेचर, pH लेवल, कंफर्म हर फियर सी टेम्परेचर वेयर इंडेंजरिंग द रीफ। ये यहाँ पर भी क्लियरली दिया हुआ है कि they discovered that some coral species were more resistant to heat। यहीं पर दिया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, हाउ डिड एमा फील एट द एंड ऑफ द पैसेज। एंड ऑफ द पैसेज में एमा क्या फील कर रही थी। सो ऑब्वियस सी बात एंड ऑफ द पैसेज में दिया होगा, ठीक है। सो एज शी लुक्ड आउट द वास्ट ओशन शी फेल्ट मिक्स ऑफ अर्जेंसी एंड होप
The future depended not only on the scientific intervention but also on people making sustainable choice. She promised herself that she would continue fighting for the ocean no matter how difficult the challenge is. तो क्या उसकी फीलिंग है? Completely discouraged थी क्या वो? Confident that the problem was solved, indifferent to the situation, hopeful but aware that changes ahead. Hopeful थी but aware of the challenges ahead. आशावादी थी, वो बोल रही थी कि मैं चेंजेस करूँ, मैं इसके लिए काम करूँगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, बट मतलब मेरे आगे चैलेंजेस हैं. ठीक, तो ऐसे आप डायरेक्ट, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं. सो आई होप कि आज का जो सेशन है वो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं NCERT 2025 में. हालांकि हर साल लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, वो तब आप समझ पाएंगे जब आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे. हम 2024, 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को जब सॉल्व करेंगे so you'll get easily a good idea of the type of questions has been asked and the change in the level of question paper. Okay, so that's it for today's session. फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय.